मदर सुहाग ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि कल हम आप लोगों को भूगोल में पाठ 4 जलवायु के विषय में बुक पढ़ाए थे, आज हम उसी के आगे का बुक से अध्ययन करेंगे। इसमें आपका आज का टॉपिक रहेगा जलवायु नियंत्रण, मतलब जलवायु का नियंत्रण हम कैसे करते हैं, इसके बारे में आज हम आपको समझाएंगे। ये किसी भी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करने वाले 6 प्रमुख कारक होते हैं। किसी भी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करने वाले 6 प्रमुख कारक होते हैं। कौन कौन से? अक्षांश, तुंगता, तुंगता का मतलब होता है ऊंचाई, वायु दाब एवं पवन तंत्र, समुद्र से दूरी, महासागरीय धाराएं तथा उच्चवच लक्षण, ये इनके 6 प्रमुख कारक हैं। कौन कौन से? पहले अक्षांश, दूसरा तुंगता या ऊंचाई, वायुदाब एवं पवन तंत्र, समुद्र से दूरी, सागरीय धाराएं और उच्चवच लक्षण, ये प्रमुख जलवायु नियंत्रण के कारक होते हैं। इसमें हम समझेंगे इन्हीं जो कारक हैं इन्हीं के बारे में। तो आपका पृथ्वी, पहला अक्षांश को समझेंगे। पृथ्वी की गोलाई के कारण इसे प्राप्त सौर ऊर्जा की मात्रा अक्षांशों के अनुसार अलग अलग होती है। कहने का तात्पर्य है पृथ्वी की गोलाई के जो कारण हैं, इसे प्राप्त ऊर्जा की मात्रा जो भी है वो अक्षांशों के अनुसार अलग अलग होती है। फिर है इसके परिणाम स्वरूप तापमान विषुवत से ध्रुवों की ओर समानतया घटता जाता है, जबकि कोई व्यक्ति पृथ्वी की सतह से ऊंचाई की ओर जाता है तो वायुमंडल की सघनता कम हो जाती है तथा तापमान घट जाता है। तो कहने का तात्पर्य है कि व्यक्ति पृथ्वी की सतह से ऊंचाई की ओर जाता है तो वायुमंडल की सघनता कम हो जाती है। समझ रहे हो? जब व्यक्ति ऊंचाई की ओर जाता है तो क्या होता है? वायुमंडल की सघनता कम हो जाती है। और जब कोई व्यक्ति सतह से ऊंचाई की ओर जाता है, यानी सतह से ऊंचाई की ओर जाता है, तो उसकी क्या वायुमंडल की सघनता कम हो जाती है तथा तापमान घट जाता, तापमान में भी परिवर्तन आता है। तापमान भी कैसे होता है? घट जाता है। इसलिए पहाड़ियों गर्मी के मौसम में भी ठंडी होती है। पहाड़ियां क्यों ठंडी होती हैं? क्योंकि जैसे हम धरातल मीन्स जमीन का जो लेवल होता है, उससे जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो वहां की जो तापमान होती है वो घटती जाती है। इसी कारण है कि जो पहाड़ों में है वहां का तापमान क्या होता है? ठंडा होता है गर्मियों के मौसम में भी। फिर किसी भी क्षेत्र का वायुदाब एवं पवन तंत्र उस स्थान के अक्षांश तथा ऊंचाई पर निर्भर करती है। इस प्रकार यह तापमान एवं वर्षा के वितरण को प्रभावित करता है। यह जो तापमान है, मतलब धरातल से ऊंचाई का, ये जो है वर्षा की मात्रा को निश्चित करता है। समुद्र का जलवायु पर समकारी प्रभाव पड़ता है। जैसे जैसे समुद्र से दूरी बढ़ती है यह प्रभाव कम हो जाता है। जैसे जैसे यानी समुद्र से दूरी बढ़ती चली जाती है वैसे वैसे उसका जो प्रभाव है कम होता जाता है। एवं लोग विषम मौसमी अवस्थाओं को महसूस करते हैं। इसे महाद्वीपीय अवस्था, यानी गर्मी में बहुत अधिक गर्म एवं सर्दी में बहुत अधिक सर्दी होती है।
यही कारण है, जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, ये गर्मियों के सीजन में तो बहुत गर्म पड़ती है और सर्दी जब होती है तो सर्दी भी अधिक पड़ती है। तो इसका कारण ये है कि जो हमारे यहाँ का जो तापमान है वो समुद्र से काफी दूर है, इसी कारण से मौसम परिवर्तन में अंतर देखा जाता है। आगे इसी में है महासागरीय धाराएं समुद्र के तट की ओर चलने वाली हवाओं के साथ तटीय क्षेत्रों की जलवायु को प्रभावित करती हैं। महासागरीय जो धाराएं हैं समुद्र से तट की ओर चलने वाली हवाओं के साथ तटीय क्षेत्रों की जलवायु को भी प्रभावित करती हैं। उदाहरण के लिए कोई भी तटीय क्षेत्र जहां गर्म या ठंडी जल धाराएं बहती हैं और वायु की दिशा समुद्र के तट की ओर हो तो वह तट गर्म या ठंडा हो जाएगा। कहने का तात्पर्य है मतलब जैसे ये हवाएं चल रही हैं ऐसे पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब की ओर, यानी उसका जो मुख है हवा का प्रभाव है, बहाव है, वो समुद्र की ओर हो तो ऐसी स्थिति में तापमान या तो फिर बहुत गर्म होगा या फिर बहुत ठंडा होगा, ये कहने का तात्पर्य है। इसी में है अंत में किसी स्थान की जलवायु को निर्धारित करने में उच्चवच की भी महत्वपूर्ण भूमिका। उच्चवच का मीन्स होता है ऊंचाई, उच्चवच ऊंचाई, उच्चवच ऊंचाई यानी उच्चवच का मतलब ऊंचाई से लिया गया है। तो इसके कहने का मतलब है जलवायु निर्धारित करने में कहीं न कहीं उच्चवच का भी प्रभाव पड़ता है। अभी हमने आपको बताया धरातल से जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो वहां की जलवायु क्या होता है, परिवर्तित होती जाती है। ऊंचे पर्वत ठंडे अथवा गर्म वायु को अवरोधित करते हैं यदि उनकी ऊंचाई इतनी हो कि वे वर्षा लाने वाली वायु के रास्तों को रोकने में सक्षम होते हैं तो ये उस क्षेत्र में वर्षा का कारण भी बन सकते हैं। पर्वतों के पवन विमुख ढाल अपेक्षाकृत सूखे रहते हैं। फिर हम अब अक्षांश के बारे में समझेंगे, अक्षांश को डिटेल से। कर्क वृत्त देश के मध्य भाग पश्चिम में कच्छ के रण से लेकर पूर्व में मिजोरम से होकर गुजरती है। जो अक्षांश रेखा है, अक्षांश वो कर्क वृत्त देश के मध्य भाग पश्चिम में कच्छ के रण से लेकर पूर्व में मिजोरम से होकर गुजरती, यानी जो ये कर्क रेखा है ये हमारे देश के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। ये इसके कहने का तात्पर्य है कि कच्छ के रण, कच्छ का रण कहाँ है, गुजरात में, वहां से लेकर के लास्ट में मिजोरम तक, पूर्वी, अब हम पूर्वी क्षेत्र में आ गए, मिजोरम तक कर्क रेखा निकलती है। यानी भारत के कितने प्रमुख राज्य इसमें शामिल हैं, 8। ये याद रखना है। देश का लगभग आधा भाग कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है। जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है कर्क वृत्त के दक्षिण में स्थित है। जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है कर्क वृत्त के ऊपर में स्थित शेष भाग उपोष्णकटिबंधीय, इसलिए भारत की जलवायु में उष्णकटिबंधीय जलवायु एवं उपोष्णकटिबंधीय जलवायु दोनों की विशेषताएं पाई जाती हैं। अब हम ऊंचाई के बारे में समझ लें। भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है, इसकी औसत ऊंचाई लगभग 6000 मीटर है। कितनी है औसत ऊंचाई, 6000 मीटर है। भारत का तटीय क्षेत्र भी विशाल है। भारत के जो तटवर्ती क्षेत्र है वो भी बहुत विशाल भाग में है, जहां अधिकतम ऊंचाई लगभग 30 मीटर है। हमारे यहाँ की तटवर्ती क्षेत्र की ऊंचाई अधिकतम कितनी है, 30 मीटर है। हिमालय मध्य एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं को भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करने से रोकता है। इसका मेन जो रूल होता है, जो भागीदारी होती है, ये क्या करता है, हिमालय मध्य एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं को ये जो ऊंचे ऊंचे पर्वत और पहाड़ होते हैं ये क्या करते हैं, रोक लेते हैं, जिससे कि हमारे देश में प्रवेश नहीं कर पाते हैं।
तो ये आज आपका पर्वतों के कारण इस क्षेत्र में मध्य एशिया की तुलना में ठंड कम पड़ती है। तो यही कहने का तात्पर्य है कि मध्य एशिया की तुलना में हमारे देश में ठंड कम पड़ती है। आज का यहीं तक ये पाठ समाप्त करते हैं। अगले दिन इसी के आगे का फिर हम अध्ययन करेंगे और अभी सभी बच्चे इस जो पाठ है जो हम पेज भेज रहे हैं इसका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।